करना बिल्कुल बहुत मुश्किल। यदि आपका मन नियंत्रित है जी, तो आप कुछ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। चित्त वृत्तियों का निरोध योग होता है। आपकी चित्त वृत्तियों का जब तक निरोध नहीं होता तब तक आप योग की अवस्था में नहीं आते। अच्छा। तो मैं तो कहना चाहूंगा अपने मन को नियंत्रित करें। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण होता है। तो आपको देखो निजात पाना है, कुछ तो आपको सावधानियां रखनी पड़ेंगी। तो आपको अच्छी जल्दी रिजल्ट चाहिए। मैं इसकी बात करना चाहता हूँ। हम चाहते हैं कि आपका जो डायबिटीज का रोग है जल्द से जल्द समाप्त हो और आप पहले की तरह स्वस्थ जीवन जिए, आनंद पूर्वक जीवन जिए और आपका मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य का संवर्धन हो और आप अपना जीवन आनंद पूर्वक जिए। हम तो यही चाहते हैं। थोड़ा परहेज रखना पड़ेगा। परहेज रखना पड़ेगा। जी हाँ, परहेज तो रखना। दूध और चाय में लोग आजकल शुगर को मेंटेन करने के लिए दवाइयां डाल लेते हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे कि इसका सेवन बिल्कुल बंद कर दें? शुगर फ्री टैबलेट्स का, शुगर फ्री का आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपका जब आपका शुगर लेवल कंट्रोल हो जाएगा तो आप कोई दिक्कत की बात नहीं। तो मधुमेह आरोग्य अमृत यूज करने से क्या कोई साइड इफेक्ट वगैरह कुछ होता है? देखिए, मधुमेह आरोग्य अमृत एक आयुर्वेदिक दवा है। हाँ। इसका ना यूज करने पर कोई साइड इफेक्ट होता है, यानी बुरा असर पड़ता है, न छोड़ने पर। अच्छा। तो हम तो ये कहना चाहेंगे, मधुमेह आरोग्य अमृत का जब आप सेवन करें उसके बाद आप समय समय पर चेकअप करवाते रहें और आपको पता चल जाएगा। हम तो यही कहेंगे और निश्चिंत रहिए, आप मधुमेह आरोग्य अमृत का सेवन कीजिए। चलिए, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, बस आप मधुमेह आरोग्य अमृत का सेवन करें। डायबिटीज नामक बीमारी को आप खुद अगर चाहें तो खुद आप इस बीमारी से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो, और अगर आप चाहते हैं इस बीमारी से बाहर निकलना, तो बिल्कुल भी आप देर न करें। आप मधुमेह आरोग्य अमृत फौरन से आप इसे ऑर्डर करें, देर मत कीजिएगा, कॉल कीजिएगा, एसएमएस कीजिएगा हमें। नंबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होते हुए देख सकते हैं। हम यहाँ पर आचार्य जी लगातार डायबिटीज के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि कैसे खत्म हो। इस कारण हमने रोग मुक्ति अभियान, जैसे कि आपने बताया कि हमारी संस्था ने यहाँ पर शुरू किया है ताकि सब लोग इस रोग से बाहर निकल पाए। क्या कहेंगे आप इस संस्थान के बारे में? जी हाँ, संस्थान अपना प्रयासरत है। हम चाहते हैं कि कोई भी रोगी डायबिटीज का ना हो। हमारे संस्थान का लक्ष्य भी प्रॉफिट कमाना नहीं, आपकी सेवा करना है। और हमारे संस्थान के द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान को आपके सहयोग की आवश्यकता है और आपके सहयोग के बिना इस संस्थान का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। और जो भी आपके सगे संबंधी या परिचित लोग डायबिटीज के रोगी हैं, आप उनको जरूर बताएं कि संस्थान क्या कार्य कर रहा है, डायबिटीज जैसे रोग को समाप्त करने का पूरा प्रयास कर रहा है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूं। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। धन्यवाद। नमस्कार। मुझे राजनीति आती नहीं है और उसमें मैंने हार मानी हुई है, क्योंकि यही वजह थी कि मैंने राजनीति छोड़ दी। अखबारों में पढ़ करके उनकी खबरें, लोगों से बातें सुन करके पता चलता है कि देश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। उन सब को लेकर के कहीं न कहीं एक जो सच्चाई है उसको एक तरह से एक दर्पण बना। इस फिल्म में नितेश ने बहुत अच्छी तरह से इसको लिखा है। केश किंग द किंग ऑफ हेयर ऑयल प्रस्तुत करते हैं हेडलाइंस इन एसोसिएशन विद विगोरा 5000, जिसकी बूंद बूंद में है पार शक्ति 100% होम्योपैथी। अल्ट्रा चैंपियन जंग रोधक सीमेंट, मजबूती का चैंपियन अल्ट्रा चैंपियन। रखे गृहिणी का मान राजेश मसाले। मोनिट पासपोर्ट ड्राइव्स यू क्रेजी। उगाए ट्यूटर का वादा डबल से भी ज्यादा। माइकोटेक इन्वर्टर है तो सब चले बेफिक्र.com। कदमों में कर लो जहां। ग्रोमिल एडी विटामिन ऑयल एंड सोप, नकालों से सावधान। एडी विटामिन में ग्रोमिल देखकर ही खरीदें। अल्ट्रा लग्जरी लिविंग ग्रीनबर्ग फ्रॉम माइकोटेक इंफ्रास्ट्रक्चर। टॉप स्केचअप इंडिया इंटरनेशनल टेस्ट। कारिसॉफ्ट प्रस्तुत करते हैं एक्वासॉफ्ट आवर सिस्टम और वाटर प्यूरिफायर। और डॉक्टर अमृतलाल इश्रत मेमोरियल सनबीम स्कूल वाराणसी। पार्टी के घोषणा पत्र में हो या ना हो, सरकार बनी तो मंदिर अयोध्या में ही बनाएंगे। बीजेपी के उन्नाव से उम्मीदवार साक्षी महाराज का ऐलान। उत्तर प्रदेश में अमित शाह के बयानों पर बवाल। मुजफ्फरनगर में कहीं अपमान का बदला लेने की बात, तो बिजनौर में यूपी सरकार रही निशाने पर। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की अमित शाह की शिकायत। बयान को बताया आचार संहिता का उल्लंघन, आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग। मोदी बनेंगे एक बेहतर प्रधानमंत्री। गांधीनगर में नामांकन के बाद आडवाणी ने की तारीफ। मोदी ने भी आडवाणी को बताया पिता समान। धनबाद में चुनावी रैली को ममता बनर्जी ने कांग्रेस और बीजेपी पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस महंगाई तो बीजेपी है दंगाई पार्टी। और नागपुर में मुख्यमंत्री की सेवा में लगे पुलिस कर्मियों ने बुजुर्ग महिला पर दिखाई ताकत। लात घूसों से की पिटाई।
सारा प्रणाम, मैं हूं भूपेश कोहली। खास पेशकश पॉलिटिकल पारा में आपका स्वागत है। नरेंद्र मोदी के अर्जुन कहे जाने वाले अमित शाह ने चुनावी मौसम में ऐसा तीर चला दिया है जिससे सियासी पार्टियों में हलचल मच गई है। अपने चुनावी तीर से अमित शाह ने संदेश दे दिया है और उस पर ज्यादा कुछ होने की संभावना भी दिखाई नहीं देती। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर चुनाव के वक्त नेता इस तरह के बोल क्यों बोलते हैं? क्या वोटर को धर्म के नाम पर बांटने की राजनीति सही है? आज चर्चा इसी बड़े मुद्दे के इर्द गिर्द। अमित शाह उत्तर प्रदेश के लिए भारतीय जनता पार्टी के महासचिव हैं। उन पर बीजेपी के मिशन 272 प्लस की बड़ी जिम्मेदारी है। वो उत्तर प्रदेश में डेरा डाले हुए हैं और जब न सिर्फ यूपी में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर मुजफ्फरनगर दंगा इस चुनाव का एक अहम मुद्दा बन गया है। ऐसे में अमित शाह भला कहां चुप रहने वाले थे? उनके एक बयान ने फिर से नया विवाद खड़ा कर दिया। मोदी के मिशन के कर्णधार अमित शाह के विवादित बयान से फिर गरमाई सियासी राजनीति। आखिर ऐसा क्यों बोले शाह? क्या अपने वोटर को दे रहे हैं पैगाम? बयान पर विपक्षियों को आपत्ति। आखिर कहां जा रही है चुनावी राजनीति? जी हां, बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के अर्जुन कहे जाने वाले अमित शाह ने एक बार फिर सियासी फिजा में गर्मी पैदा कर दी है। चुनाव प्रचार के सिलसिले में मुजफ्फरनगर पहुंचे अमित शाह ने चुनावी मौसम में बदला लेने की बात कही है। अमित शाह ने यहां एक खास समुदाय के लोगों से मुलाकात की और बदला लेने जैसे शब्द का प्रयोग किया। कहा जा रहा है कि इस दौरान उनके साथ मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपी विधायक सुरेश राणा भी थे। अमित शाह ने अपनी बात को इतनी कारीगरी के साथ कहा कि उनका संदेश लोगों तक पहुंच गया। शाह ने अपने बयान को अपमान के साथ तो जोड़ा ही, लेकिन स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा। हालांकि समझने वाले सब समझ गए कि अमित क्या कहना चाहते हैं। अमित शाह ने गोली बंदूक की जगह वोट देकर बदला लेने की बात कही। हजारों मुकदमे गलत प्रकार के युवाओं पे, बुजुर्गों पे ठोस दिए गए। आप सब इससे सहमत है क्या? सहमत है? उसका बदला देने का जो समय है वो अब लाठी गोली का समय नहीं है। मुगलों का जमाना था जब तलवारें तीरे चलते थे और बदला लिया जाता है। अब बटन दबाना पड़ता है बदला लेने के लिए। बटन सही जगह पे दबाओगे तो जिन्होंने ये काम किया है उनको अपनी जगह बताना। कांग्रेस ने अमित शाह के बयान पर कड़ा एतराज जताया है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि नवरात्र में जब लोग अमन चैन की बात करते हैं, ऐसे में मोदी के सिपह सालार ने जाति और धर्म के नाम पर नफरत फैलाने की साजिश की है। सुरजेवाला ने शाह पर मामला दर्ज कराने की मांग की है। श्री अमित शाह जी ने उत्तर प्रदेश में धर्म और जाति दोनों के आधार पर नफरत की आग फैलाकर वोट बटोरने की घिनौनी साजिश की। कई और सियासी पार्टियों ने अमित शाह के बयान पर नाराजगी जताई है। और मैं ये कहना चाहता हूं, मोदी अमित शाह के माध्यम से उत्तर प्रदेश और देश में सांप्रदायिक दंगे कराना चाहते हैं। और ये जो भाषा है ये केवल इस बात का प्रतीक है कि सांप्रदायिक टकराव अमित शाह करें और विकास का मुखौटा पहने रहें मोदी। अगर गलती से श्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आ गए, सभी गैर कांग्रेसी सरकारें बर्खास्त की जाएंगी। इसलिए मैं सभी राज्यों के दलों से एकजुट होकर के मोदी को रोकने की अपील करता हूं। ये अलोकतांत्रिक है, अमर्यादित बयान है। वहीं बीजेपी ने अमित शाह के बयान का समर्थन किया है। तो ये अपमान तो था, एक के बाद एक। आप मरहम लगाने के बजाय वहां के लोगों के जख्मों पर नमक और मिर्च लगते रहे तो निश्चित तौर से अपमान है और अपमान का बदला लेना चाहिए। अमित शाह ने मुजफ्फरनगर में आपत्तिजनक बयान दिया तो बिजनौर में भी वो बेतुकी बयानबाजी करते नजर आए। अमित शाह ने कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनते ही यूपी में समाजवादी सरकार बर्खास्त हो जाएगी। एक वोट भारतीय जनता पार्टी को दोगे और मोदी जी प्रधानमंत्री होने पर बनाओगे तो दूसरे ही दिन समझना मुल्ला मुलायम की सरकार अपने आप गिर जाएगी। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा कि
कि चुनी हुई बहुमत की सरकार को बर्खास्त करने की हिम्मत किसी में नहीं है। उन्होंने कहा कि मोदी और अमित शाह संविधान और केंद्रीय ढांचे का गला घोटने पर आमादा हैं। लोकतंत्र विरोधी हैं, समाजवादी पार्टी की लोकप्रियता से बौखला गए हैं। जितने यूपी में जो उम्मीद थी वो उनको मिलने नहीं जा रहा है, इसलिए बौखलाहट में ये बात कर रहे हैं। अगर इनकी हैसियत है तो चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त करके देख। अमित शाह को एक खास एजेंडे के तहत बीजेपी से यूपी का प्रभारी बनाया गया था। अब तक शाह चुपचाप अपने मिशन पर लगे थे, लेकिन अब चुनाव होने में काफी कम वक्त बचा है। ऐसे में वो अपने गुरु को गुरु दक्षिणा में प्रधानमंत्री की कुर्सी देने के लिए सारी हदें तोड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल सिर्फ ये है कि क्या चुनाव आते ही जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगने की हकीकत इस देश का मतदाता नहीं समझता, या हमारे नेता देश की जनता को नहीं समझते। दिल्ली संजीव त्रिवेदी के साथ मुजफ्फरनगर से सतीश मलिक। और आज इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है। कांग्रेस के नेता, वरिष्ठ नेता आलोक शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवीण शंकर कपूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी नेता ऋचा मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। धर्माचार्य पंडित सुभेश शर्मन हमारे साथ मौजूद हैं। जमायते इस्लामिक हिंद के नेशनल सेक्रेटरी सलीम इंजीनियर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और लखनऊ से हमारे साथ समाजवादी पार्टी नेता अशोक देव भी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा साथ ही हमारे साथ दिल्ली से समय संवाददाता प्रभाकर कुमार और मुंबई से अखिलेश तिवारी जुड़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, कांग्रेस के नेता का रिएक्शन लेंगे। आलोक जी हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक जी, किस तरीके से देखते हैं आप जिस तरीके से ये बयान आया अमित शाह का? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी अमित शाह के इस बयान को जिस तरह की घिनौनी साजिश भाजपा करने जा रही है उसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है। मैं भूपेश जी आपको बता दूं कि गुजरात का भी जब भी चुनाव होता है 4 साल और 10 महीने तक विकास और अन्य मुद्दों पर बात होती है, लेकिन आखिर का जब 2 महीने बच जाते हैं तो भाजपा का जो असली चेहरा है, सांप्रदायिक चेहरा, वो सामने आ जाता है और गुजरात के अंदर वोटों का ध्रुवीकरण किया जाता है। वही अमित शाह जी आज वही प्रैक्टिस जो है यूपी के अंदर कर रहे हैं। बनारस से चुनाव लड़ना, उत्तर प्रदेश के अंदर आकर अमित शाह जी का डेरा डाल लेना, और आज जिस तरह की उन्होंने भाषा का उपयोग मुजफ्फरनगर और बिजनौर में किया है, वो पूरी तरह से देश के लोकतंत्र, देश के संविधान एवं देश के सौहार्द के लिए बहुत घातक है। चलिए इस पर रिएक्शन लेंगे। प्रवीण शंकर कपूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कपूर साहब, देश के लिए बहुत घातक है जो अमित शाह ने बयान दिया है। कांग्रेस का आप पर आरोप, आप पहले भी ऐसे करते रहे। गुजरात में 2 महीने पहले आप इस तरीके की बातें करते हैं, वोट का ध्रुवीकरण करते हैं, वही आप यहां पर भी कर रहे हैं। देखिए, ध्रुवीकरण कौन कर रहा है ये सारा देश देख रहा है। किस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा एक मस्जिद के इमाम के आगे सजदा करके बैठ गई। नहीं, गलत कि मुझे वोट दीजिए, सजदा मुझे वोट दिलवाइए। मैं बिल्कुल इस शब्द के ऊपर आप शक्ति कीजिए, जब शब्द बोलने दीजिए। नहीं, सजदा आप मुझे बोलने का मतलब समझते हैं। आपने सजदे किए, उसकी चौखट पे जाके बैठ गए इमाम की चौखट पे कोई नहीं गया। राष्ट्रीय चैनल सारी दुनिया जानती है। बयानबाजी आप नहीं करेंगे। मैं बिल्कुल ठीक, आप गलत बयानबाजी नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ। आप गलत बयानबाजी नहीं करेंगे। आप गलत बयानबाजी नहीं करेंगे। आप एक ऐसे व्यक्ति के आगे जिसपे अनेक हमने कहीं नहीं है, उसके आगे दरवाजे उसे अपने घर बुलाया, आपने उसे नहीं बुलाया, और कोई मिलने नहीं आता है तो हिंदुस्तान से कोई मिलने नहीं आया। हिंदुस्तान की इमाम और इसके परिवार में आज भी इसी इमाम का भाई आपके विरुद्ध बोल रहा है। आज भी याहिया बुखारी जी आपके विरुद्ध बोल रहे हैं, इमाम के भाई। आप शांत रहिए, आप शांत रहिए। यूपी में और अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ समय में, पिछले 2 साल के अखिलेश यादव के शासनकाल में 110 से अधिक बार छोटे बड़े दंगे हुए हैं। क्यों कांग्रेस उस सरकार पे चुप है? क्योंकि आज समाजवादी पार्टी उसका कांग्रेस को मुनाफा दे रही है। सोनिया गांधी के खिलाफ प्रत्याशी नहीं ला रही, ये इनका गठबंधन है। क्यों नहीं ये इन्होंने बर्खास्त किया मुजफ्फरनगर के रॉयट्स के बाद? और इन्हीं की पार्टी के राहुल गांधी ने मुजफ्फरनगर के रॉयट्स के बाद ये कहा कि मुसलमान बच्चे आईएसआई के संपर्क में हैं। इन्हें कहां से ये सपना आया था?
अगर आईएसआई राहुल गांधी जी के कहे अनुसार मुस्लिम बच्चों के संपर्क में है तो क्यों नहीं ये कार्रवाई करते? चलिए चुप रहते हैं। आपके पास आलोक जी आपका जवाब हमारे साथी ने उठाए हैं। जो माननीय राहुल गांधी जी ने बात उठाई थी, बाद में 3 महीने के बाद आईबी के सूत्रों से वो बात ओपन हुई और वो सच निकली। लेकिन सच निकली तो आपकी पार्टी ने उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ क्या कार्रवाई करी कि उसने मुजफ्फरनगर में आईबी को काम करने दिया? गुजरात के पोरबंदर तट से जब बोट चली थी उसने बॉम्बे में जाकर तहलका मचाया था। तो हमने उस पर कार्रवाई की? क्या गुजरात हमने उस पर कार्रवाई की? कोई कार्रवाई नहीं। हमने उस पर कार्रवाई की? आपकी महाराष्ट्र सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं करी। आपने महाराष्ट्र सरकार ने बिरयानी खिलाई। आप बताइए ना, गुजरात सरकार पे आपने क्या कार्रवाई की? गुजरात सरकार पे कार्रवाई करेंगे। बिहारी वाजपेयी जिस जगह से वोट चली थी हुआ और जिस जगह से वोट चली थी श्रीमान जी, जो पोस्टल सेवा के अंतर्गत आता है, आप आरोप लगा रहे हैं 2002 के दंगों के बाद माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का बयान के बाद 2002 से 15 हो गया, गुजरात में एक दंगा नहीं हुआ। स्टिंग ऑपरेशन हुआ है, उसमें सब आपके स्टिंग ऑपरेशन आपके झूठे, जिस कोबरा पोस्ट की ये बात कर रहे हैं, हिंदू मरेंगे तो हमारा कोबरा पोस्ट की ये बात कर रहे हैं, जिस तहलका की ये बात करते रहे, इन तहलका और कोबरा पोस्टों के संचालकों ने के निजी चरित्र क्या है देश ने वो भी समय समय पे देखा है। एक तो आज भी गोवा में बंद पड़ा है। किसी को निजी चरित्र आप कांग्रेस जाता हुआ जहाज है, आप जाते हुए जहाज के बारे में हम बात नहीं करते। क्या उमा भारती नहीं है उस सिंह के अंदर? क्या उमा भारती की आवाज नहीं है? ना, देश की जनता 16 मई को सब जवाब दे देगी। दीजिए, मतलब आप हिंदुओं को मरवा के अपने आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। किसी को नहीं मरवाया है, जो है स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं किसी को नहीं मरवाया है। और अगर कांग्रेस को लोगों के मरने की इतनी चिंता थी, कांग्रेस को अगर इसके लोगों के मरने की इतनी चिंता है तो उत्तर प्रदेश में जो दंगों में कार्रवाई क्यों नहीं करती? हमें बिल्कुल चिंता है। आप उत्तर प्रदेश के दंगों पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? आपकी तरह नहीं है कि जो एमएलए दोषी हो उनको पारितोषित किया जाए। हम तो पता नहीं क्या कर रहे हैं। आप मगर आप बता दीजिए ना, आप उत्तर प्रदेश सरकार को जिस तरह मुजफ्फरनगर में निर्दोष मुसलमानों की हत्याएं हुई, आप क्यों नहीं उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त करते? आप लोग इस तरह का दंगा आप क्यों नहीं उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त करते? आपके एमएलए कुकर्म करें और उत्तर प्रदेश सरकार की बर्खास्तगी की बात आप उत्तर प्रदेश में अभी तो दुनिया ने देखा सहारनपुर में आपका प्रत्याशी ने क्या भाषा का प्रयोग किया। अच्छा, हमारे नाम पॉलिटिकल पारा पूरी तरह से चढ़ चुका है। पहले 10 से 12 मिनट के अंदर ही ऋचा अभी हमारे साथ मौजूद है, आम आदमी पार्टी के नेता, उनका भी रिएक्शन लेते हैं। ऋचा, आपका रिएक्शन क्या है अमित शाह ने जिस तरीके से बयान दिए हैं उस पर? के विकास का जो गुब्बारा बहुत देर से भाजपा फैला रहे थे, उड़ा रहे थे, वो फुस हो गया और तो उसके बाद उन्होंने ये घृणा की और पॉलिटिकल रिलीजियस राजनीति करना शुरू कर दिया है। और जैसा कि हमारे कांग्रेस के मित्र ने भी कहा है कि गुजरात में भी ऐसा ही करते आए हैं, पहले विकास की बात करते हैं और उसके बाद इस तरह की। आप कह रहे हैं कि विकास का गुब्बारा फुस हो गया, उसकी हवा निकल चुकी है, लेकिन सर्वे तो कुछ और बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी ऋचा जी को ये नहीं पता कि अरविंद केजरीवाल जी का गुब्बारा फुस हो चुका है। ये 153 जो धारा है, इसके अंतर्गत मैं चाहूंगी कि इलेक्शन कमीशन इनके अगेंस्ट क्रिमिनल केस बुक करे। अमित शाह जी का अपना पर्सनल कैरेक्टर देखे या उनके अगेंस्ट जो केसेस हैं, मुझे बहुत आश्चर्य है कि किस तरह की छवि के लोगों को राष्ट्रीय महासचिव की उपाधि पे और पोजीशन पे बैठाया जाता है। आम आदमी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को आज ही लिखा भी है कि इस तरह के लोग जो कि इतने सेंसिटिव माहौल में, चुनाव के माहौल में दंगे भड़काने और बदले की बात करें, इन्हें लगता है कि भारत की जो जनता है बेवकूफ है। कुछ हिंदू वोटर जो अगर भाजपा को वोट गलती से देना सोच भी रहे थे, जो फेंस सिटर्स थे, अब जब ये देख रहे हैं वो मेरे ख्याल से अब उनको कोई वोट भी नहीं मिलने वाला है। मतलब क्या निकाला जाए? बोला है कि अगर बदला लेना है तो बटन दबा दीजिए, इसका मतलब क्या निकाला जाए? अब आप खुद ही सोचिए कि इसका क्या मतलब हो सकता है। आएंगे ऋचा जी आपके पास, आएंगे बीजेपी के नेता हमारे साथ मौजूद है, ये सवाल उनसे। ऋचा जी आऊंगा आपके पास। कपूर साहब, देखिए, बिल्कुल ठीक कहा है अमित शाह जी ने कि अगर आप ये समझते हैं कि कांग्रेस के शासनकाल में और समाजवादी पार्टी के शासनकाल में शासन करने वाले हिंदुओं के साथ, मेजॉरिटी कम्युनिटी के साथ दुबात करते रहे हैं,
तो आइए, ये मौका है, ऐसे शासन का अंत करें हम सब मिलकर। तो इसमें क्या गुनाह कर दिया उन्होंने? इसमें क्या गुनाह कर दिया उन्होंने? क्या बदला? क्या बदला? यही प्रजातंत्र में एक ही बदला होता है, वोट का बदला। कोई मार काट की बात नहीं करी उन्होंने। ये नहीं कहा है कि जाकर के हम किसी दूसरे समुदाय से मारकाट करेंगे या किसी राजनीति। देखिए, कोई 2002 नहीं हो रहा। आप लोग, आप बहन जी, मेरा एक निवेदन है, आप जानने की कोशिश करें कि शायद आपके नेता अरविंद केजरीवाल जब एक मामूली सा जॉब करते थे भारत सरकार में, तब भी अमित शाह विधायक थे। अमित शाह का चरित्र आप ना जानने की कोशिश करें, क्योंकि सारी दुनिया ने देखा है कि हमारे अमित शाह जी किस संतुलन के इंसान है। दुनिया जानती है। 16 मई को पता अमित शाह जैसे व्यक्ति को आप पे पता लग जाएगा। सारे देश में सर्वे आ रहे हैं, सारे देश में सर्वे लगातार भारतीय जनता पार्टी को 50 से 60% तक दे रहे हैं। आपकी जानकारी में है। मैं इस चैनल पे बैठ के बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं कि अगर अरविंद केजरीवाल जी बनारस में अपनी जमानत भी बचाने में कामयाब हो जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। तो अगर आपके नरेंद्र मोदी जी वहां हार जाते हैं तो क्या आप वडोदरा तो आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने मत देखिए। मेरी बहन, हम लोग आम आदमी की आवाज तो उठा रहे हैं। आप आम आदमी की आवाज नहीं उठा रहे। आप 1100 रुपए बांट के लेके दे के एक भाड़े की भीड़ लेकर के बनारस गए 100-200 आदमियों की, वहां उनके हाथ उठवा लिए। और भी हमारे पास पॉलिटिकल पार्टीज के नेता मौजूद हैं। अशोक देव हमारे साथ मौजूद है, समाजवादी पार्टी से। बहुत देर से चर्चा सुन रहे हैं। देव साहब, आपका रिएक्शन, जिस तरीके से अमित शाह ने कहा है कि बदला लेना है तो वोट का बटन दबा दीजिए, इस पर आपका रिएक्शन क्या है? भूपेश साहब, मैं आपको पहली बात बता दूं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नेताजी बार बार ये कह रहे हैं कि अगर मोदी जैसे लोग केंद्र में आते हैं तो देश में सांप्रदायिकता फैल जाएगी, देश का खंड खंड हो जाएगा, देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा हो जाएगा। दूसरी बात, अमित मोदी ने यह स्वीकार कर लिया कि अगर हमारी सरकार बनती है केंद्र में तो वो सांप्रदायिक हिंसा कराएंगे, प्रदेश में दंगा करा देंगे और उस दंगे के काम कराने के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार को अस्थिर करने का काम करेंगे। ये भूल गए हैं कि जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार है वो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई बहुमत की सरकार है। ये इनको देश की जनता से, प्रदेश की जनता से और खासतौर से समाजवादी पार्टी की सरकार से इनको माफी मांगना चाहिए और जो आचार संहिता का जो उल्लंघन किए हैं, चुनाव आयोग को इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। रह गई बात मोदी जी, अमित मोदी के चरित्र का, तो ये भूल गए हैं क्या 2003 से लेकर 2010 तक बेगुनाह 1200 मुसलमानों की हत्या हो गई, गोधरा कांड हुआ, उसमें ये वांटेड हैं। ये भूल गए हैं कि इनको जो है एक अपराधी की तरह से जेल में होना चाहिए, लेकिन गुजरात सरकार ने, बीजेपी के लोगों ने एक अपराधी को खुला छोड़ रखा है जो देश में, प्रदेश में आतंक मचा रहा है, सांप्रदायिकता फैलाया हुआ है। देखिए कोहली जी, इनके पास मुद्दा नहीं है, विकास की बात करते हैं। मैं कहता हूं किस किसानों के लिए इन्होंने काम किया। उत्तर प्रदेश में हमने मुफ्त सिंचाई दिया 55 लाख किसानों को, हमने 34 लाख किसानों को बीज खाद दिया, हमने जो है उनकी ऋण माफ किया। लेकिन गुजरात सरकार ने क्या किया, किसान की जमीन को 1 से 10 रुपया पर स्क्वायर मीटर के रेट से गौतम अडानी को इन्होंने जमीन जो है छीन करके दे दिया। आज वहां का किसान आत्महत्या थोड़ा सा मुद्दे से डाइवर्ट हो गया, आएंगे आपके बाद। क्या जानते हैं गुजरात शर्मन हमारे साथ मौजूद है, धर्माचार्य सुभेश साहब। नेताओं पर आरोप है कि धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है। देखिए, हमारे यहाँ शास्त्र ये कहता है धर्मो रक्षति रक्षक है। हमारे यहाँ वेदों में इसकी उपासना की गई कि किसका धर्म क्या है। जिसमें नीति और नैतिकता है वही धर्म है, जिसमें अनीति और अनैतिकता है वही अधर्म है। आज सभी पार्टियां, सभी लोग, जैसा कि 2 दिन पहले धर्म को शामिल किया गया कांग्रेस की तरफ से जाकर के। नहीं, कांग्रेस की तरफ से कैसे शामिल किया गया? जब मौलाना साहब के पास चले गए ना, मौलाना साहब के पास नहीं गए। आप लोगों को जब तथ्यों का नहीं पता, शांति आपको जब तथ्यों का, मौलाना जी के पास कौन गया बताइए? सुनने का मामला तो रखिए। आप गलत आरोप लगाएंगे, हम नहीं सुनाएंगे। अधर्म ये है कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप एक साधु के वेश में झूठ बोल रहे हैं। बेटे अधर्म ये है कि आप एक साधु के कपड़े पता नहीं है कुछ भी। मैं कह रहा हूँ अधर्म ये है कि आप साधु के सफेद कपड़े पहनकर आप झूठ बोल रहे हैं। देश के लोगों पर बताइए, कांग्रेस का व्यक्ति कौन गया उनके? क्या हुआ, क्या जरूरत थी इस समय जाने की? कौन गया? धर्म की अधर्म ये है कि आप सफेद कपड़े पहनकर झूठ बोल रहे हैं।
धर्मो रक्षक आप सफेद कपड़े पहनकर सफेद झूठ बोल रहे हैं। धर्म ये है। आप तो काले कपड़े पहन करके भी एक आप अध्ययन कर रहे हैं, कपड़ों पर अध्ययन कर रहे हैं। आपको सोचना चाहिए, शर्म आनी चाहिए, आपको होनी चाहिए। ऐसे देश के लोग जहां एक पार्टी के पास जाकर के बातें करने लग जाते हैं। साधु होकर चलिए, आपकी बात सुनते रहे। आप सबसे पहले माफी मांगी, सुनना सीखिए जरा सा। आप माफी मांगे तो सोनिया जी वहां गई, इन पार्टी के लोगों को वहां गई, सभी पार्टी माफी मांगे, माफी मांगने के लिए कह रहे हैं। आपने कहा सोनिया गांधी वहां पर करके सुनिए, पहले इस बात की माफी मांगी, मांग ली बात क्या हो रही है? वोट के लिए पहले जाना आना कर रहे हैं। आपने कहा अब वोट चुनाव सर पर आ गया, वहां मिलने उस पर जाकर सुनिए पहले माफी मांगे, बात की माफी मांगने के लिए। पॉलिटिकल पारा बहुत ज्यादा तनाव में है, पॉलिटिकल पारा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। वापस लौटेंगे अपने गेस्ट के पास, लेकिन इस बीच देख लें भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने अमित शाह का बचाव करते हुए क्या कहा। उनके बयान का गलत अर्थ नहीं निकालना चाहिए। अच्छा, उसका गलत अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए। उनके कहने का तात्पर्य था कि कांग्रेस ने अब तक जो इस देश की जनता के साथ एक छलावा किया है, उसका जो है जवाब देने की जरूरत है। और स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसे जवाब लोकतांत्रिक पद्धति से ही दिए जाते हैं। और इस वक्त हमारे साथ हमारे मेहमान सलीम इंजीनियर साहब मौजूद हैं, जमायत इस्लामिक हिंद के नेशनल सेक्रेटरी हैं। सलीम साहब, आप किस नजर से देखते हैं अमित शाह के इस बयान को? क्या आपको लगता है कि धर्म एक बार फिर से राजनीति पर हावी होने की कोशिश कर रहा है? जी, ये इनकी नेताओं की बहस में आपका सवाल नहीं सुन पाया मैं, जरा दोबारा दोहरा दें। सलीम साहब, हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपको भी लगता है जो अमित शाह ने बयानबाजी की है उससे कहीं ना कहीं धर्म एक बार फिर से राजनीति पर हावी हो रहा है? देखिए, एक बात पर हमें बहुत अफसोस है जी कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक बड़ा फैसला करने जा रहा है। अगले 5 साल किसकी सरकार होगी, और जिस तरह से बहस का स्तर जितना नीचे आ गया है, मुझे लगता है कि भारत के नागरिकों का सर जो है शर्म से झुक रहा है। जो लोग हम पार्लियामेंट में और असेंबली में जाने के ख्वाब देख रहे हैं, सरकार बनाने के ख्वाब देख रहे हैं, उनकी बहस का स्तर इतना नीचे आ गया है कि बदला लेने की बात हो रही है और धर्म के नाम पर लोगों को बांटने की बात हो रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये चुनाव देश के इतिहास में बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट है और हमारे देश की जनता अब इतनी मैच्योर हो चुकी है कि वो इस तरह की जो बहस दिखाई जा रही है और पैसे के माध्यम से जिस तरह झूठे सर्वे कराकर एक भय और आतंक का माहौल पैदा किया जा रहा है और जिस तरह से पार्टियां अपने मीडिया का जिस तरह से इस्तेमाल करके और आम जनता की राय को बदलने का जो प्रयास कर रही है, मैं समझता हूं कि अब भारत की जनता बहुत परिपक्व हो गई है। वो न धर्म के नाम पर वोट देगी और न वो बांटने वालों के चेहरों को भी पहचान चुकी है। वो हमारे 65 साल का इतिहास ने बता दिया है कि कौन नफरत फैलाता है, कौन बांटता है, कौन धर्म का लबादा ओढ़कर अधर्म करता है, कौन लोगों की सेवा करने के नाम पर लोगों को धोखा देता है। सब पार्टियों को देख लिया है और अब जो ये निर्णय होने वाला है, मैं समझता हूं कि देश की जनता को धर्म से और चीजों से ऊपर उठकर और पूरी ईमानदारी के साथ इस बात पर निर्णय लेना चाहिए कि किन हाथों में हमारे देश की सत्ता जानी चाहिए और कौन से हाथ, क्योंकि इस देश की बुनियाद सेक्युलरिज्म है जिसमें सभी धर्मों को बराबर का अधिकार है, सभी नागरिकों को बराबर का अधिकार है, सबको स्वतंत्रता है। कौन लोग हैं जो इस बुनियादी जो क्या नेता धर्म के आधार पर लोगों को बांट रहे हैं? पॉलिटिकल पारा में चर्चा जारी रहेगी। कपूर साहब, भारतीय जनता पार्टी के नेता, कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे और इस खबर पर, इस मुद्दे पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ हमारे तमाम रिपोर्टर जो हैं वो भी मौजूद रहेंगे, उनके साथ आम जनता मौजूद है, उनकी राय भी जानेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, फौरन हाजिर हो रहे हैं। इंडिया का नंबर 1 पिकल। यूज करो निशा कलर परफेक्ट। ये दे बालों को नेचुरल लुक, डीप शाइन और अल्ट्रा सॉफ्टनेस सिर्फ 30 मिनट में। निशा कलर परफेक्ट हेयर कलर क्रीम। जेट इको बनियान IIT कानपुर द्वारा प्रमाणित। मैं पहनता हूँ जेट, अब बेचूंगा भी ओनली जेट। हाँ, बनियान बोले तो जेट इको बनियान। वासना को प्रेम समझकर अधिकांश युवतियां भ्रमित होकर अपने जीवन को नर्क बना रही है।
परिवार को सच्चाई का दीदार कराता दर्पण है। अब तो मुझे राजनीति आती नहीं है और उसमें मैंने हार मानी हुई है, क्योंकि यही वजह थी कि मैंने राजनीति छोड़ दी। अखबारों में पढ़ करके उनकी खबरें, लोगों से बातें सुन करके पता चलता है कि देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उन सबको लेकर के कहीं ना कहीं एक जो सच्चाई है उसको एक तरह से एक दर्पण बना। इस फिल्म में नितेश ने बहुत अच्छी तरह से इसको लिखा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव पहले दौर के मतदान की दहलीज पर पहुंच रहा है और नेताओं के भाषणों में धर्म ही बड़ा मुद्दा बन चुका है। अब सवाल यह उठता है कि क्या इस वक्त सांप्रदायिकता वो मुद्दा है जिस पर वोट पड़ने चाहिए? विकास, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा जैसे मुद्दे चुनावी चर्चा का केंद्र क्यों नहीं है? आम चुनाव 2014 में भले ही हर पार्टी बड़े बड़े मुद्दों को चुनावी वादा बनाने का दावा कर रही है, लेकिन घूम फिरकर सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता का नारा ही बुलंद होता दिख रहा है। अमित शाह का बयान भले ही नया हो, लेकिन वो पहले नेता नहीं है जिन्होंने इस तरह का बयान दिया है। सोनिया गांधी से जमा मस्जिद के शाही इमाम की मुलाकात कई सवाल खड़े करने के लिए काफी है। आपत्तियां और शिकायतों के बावजूद वो इस मुद्दे को सरेआम उठाते दिखे और कुछ दलों को समर्थन देने की बात कही तो कुछ का विरोध करने की। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि सेकुलर वोट किसी भी सूरत में तकसीम न हो। बिहार के नवादा में नरेंद्र मोदी पिंक रेवोल्यूशन की बात उठाकर इशारों इशारों में बहुत कुछ कह गए। जो यदुवंश श्री कृष्ण की पूजा करता है, जो गौ पालन करता है, जो गौ की सेवा करता है, वो किन लोगों के साथ बैठे हैं? उनके नेता किसके साथ मिलकर के राजनीति कर रहे हैं? वो लोग जो इस हिंदुस्तान में पशुओं की कत्लेआम करने में गर्व महसूस करते हैं। खुद को भ्रष्टाचार विरोधी पार्टी बताने वाली पार्टी के एक बड़े नेता के बोल सुनिए। चुनावी सभा में एक खास वर्ग के लोगों को ध्यान में रखकर दिया गया ये बयान साबित करता है कि उनका मकसद क्या है। तारीख को बदलेंगे मेरे दोस्तों, और इंशाअल्लाह और इंशाअल्लाह और इंशाअल्लाह और इंशाअल्लाह जब 16 तारीख को बक्से खुलेंगे और पता लगेगा कि क्या परिणाम आया, तो जो करिश्मा आपने दिल्ली में देखा था, इंशाअल्लाह वही करिश्मा गुड़गांव में होगा, मेवात में होगा। हर चुनाव से पहले कुछ न कुछ ऐसा होता है या फिर करा दिया जाता है जो मुद्दा बन जाता है या बना दिया जाता है। यूपी के मुजफ्फरनगर और शामली में जो कुछ भी हुआ वो महज एक स्थानीय मुद्दा था, लेकिन उसे राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया गया और इस चुनाव में हर पार्टी उसे भुनाने में लगी है। अब बयानबाजी का दौर जारी है तो यूपी के सबसे बड़े बयानबाज बेनी प्रसाद वर्मा भी बोल पड़े और कहा कि अगली सरकार राहुल के नेतृत्व में बनेगी और नरेंद्र मोदी 6 महीने के भीतर जेल जाएंगे। राहुल गांधी जिस दिन प्रधानमंत्री बनेंगे 6 महीने के अंदर गोधरा का फैसला आएगा और मोदी जेल जाएंगे। मुजफ्फरनगर को केंद्र बिंदु बनाकर हो रही सियासत में सहारनपुर से कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद ने तो ऐसा भड़काऊ बयान दे दिया कि उन्हें जेल तक जाना पड़ा। नरेंद्र मोदी से कौन लड़ेगा? लड़ेंगे जो ठोक के जवाब देना जाने। ठोक के वो गुजरात समझ रहा 4% मुसलमान है गुजरात में, यहाँ 42% मुसलमान है, यहाँ गुजरात में। मसूद जेल से रिहा हो गए हैं और वो चुनाव प्रचार में लगे भी हुए हैं, लेकिन बीजेपी का उन पर प्रहार जारी है।
पहले दौर के चुनाव से पहले कोबरा पोस्ट कास्टिंग ऑपरेशन भी पुराने मामले को नए तरीके से हवा देने वाला है। इसको लेकर भी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। मामला चुनाव आयोग तक पहुंच गया है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि देश में धर्म के नाम पर राजनीति कोई नई बात नहीं है और चुनाव से ऐन पहले इस तरह के विवादास्पद बयान देना आम बात बन गई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या धर्म ही सबसे बड़ा मुद्दा रह गया है? विकास, महंगाई, भ्रष्टाचार, असुरक्षा जैसे मामले आखिर कहां गए? समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की सहारनपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार इमरान मसूद ने कहा कि ये प्रशासन का काम है कि वो उन्हें सुरक्षा दें। हालांकि इमरान ने कहा है कि मोदी या वसुंधरा से वो डरकर घर में बैठने वालों में से नहीं है। तो मौत के खौफ में मैं घर नहीं बैठूंगा। मौत तो एक दिन तय है और अगर मेरी मौत वसुंधरा जी के हाथों या नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मेरी मौत लिखी गई है तो उसे कोई टाल नहीं सकता है, वो तो होगी। तो जो समय विधि विधान के अनुसार होना है वो सब तय है। तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा खौफजदा इन चीजों से होकर घर से नहीं निकलता हूं। और हमारे साथ हमारे संवाददाता भी मौजूद हैं। प्रभाकर दिल्ली से मौजूद है, अखिलेश तिवारी मुंबई से मौजूद है। सबसे पहले प्रभाकर आपके पास चल रहे हैं। प्रभाकर, दिल्ली के लोग क्या मान रहे हैं? क्या नेता चुनाव आते हैं जब तो वो धर्म के आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं सभी पार्टियां? बिल्कुल, अब चुनाव की तिथियां निकट आ रही है और पहले विकास की बातें हो रही थी, अब धर्म की बातें हो रही है। तो क्या लग रहा है जैसे चुनाव निकट आ रहे हैं नेता लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। धर्म के नाम पर जो है ना वोट मांगना मेरे हिसाब से गलत है। बिल्कुल। क्या लग रहा है जो राजनीतिक पार्टियां इस तरह की बात कर रही है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। जो इस तरह की हरकत करता है उसके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। धर्म के नाम पर जो पार्टियां वोट मांग रही है, क्या लग रहा है लोगों को बांटने की कोशिश कर रही है? धर्म नहीं देना चाहिए। आप बताएं, धर्म के नाम पर आपकी पार्टी वोट खुद मांग रही है, आप बीजेपी के कार्यकर्ता है, क्या लग रहा है क्यों धर्म के नाम पर वोट मांग रही है? हमारी पार्टी कभी धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगती। वोट मांग रही कांग्रेस। अभी जो साई मान ने जो बयान मांग रही है, आप बताओ धर्म के नाम पर जो पार्टियां वोट मांग रही है क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? हाँ, कार्रवाई होनी चाहिए। जो मांग रही है उनके खिलाफ होनी चाहिए। हाल फिलहाल में न्यूज में देखा कि सोने वाली हमसे मिलने गई है और कर्म से उनसे मतलब अपनी फेवर में वोट करने के लिए मुसलमानों के लिए बोला कि इस तरह से उनको कर रही है, तो गलत ऐसा नहीं बोलना चाहिए ना। तो विकास का जो मुद्दा है वो पीछे छूट गया। विकास का मुद्दा लोग इस तरह से हरकतें करेंगे पीछे ही छूट रहा है। आप बताओ क्या लग रहा है इस तरह की पार्टियों के खिलाफ कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए। कार्रवाई और ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। धर्म को इस चीज में लाना ही नहीं चाहिए। उन्हें धर्म को इस चीज में नहीं लाना चाहिए और जो पार्टियां ऐसा कर रही हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। अखिलेश तिवारी मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश, मुंबईकर क्या क्या कहना है, क्या राय है उनकी? जी बिल्कुल, जानना चाहेंगे कि जब चुनाव नजदीक आता है तो धर्म की बात की जाती है अनेक राजनीतिक पार्टियों की तरफ से। आप युवा वोटर हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी देखिए कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और हम सभी को पहले तो धर्मनिरपेक्षता पर हमें सम्मान करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से पिछले 8-10 सालों से एक धर्मनिरपेक्ष की एक नई परिभाषा गढ़ दी गई है, तो ये जो धर्मनिरपेक्ष के नाम पर एक धर्म पर बांट न रहे हैं, तो धर्म का प्रचार कर रहे हैं या धर्म से प्रचार कर रही है, सरासर गलत है। और क्या उन पे कार्रवाई होनी चाहिए जो धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं? धर्म के नाम पे राजनीति करने वालों के ऊपर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। चुनाव आते ही राजनीति में धर्म का उपयोग करना सरासर गलत है और युवा पीढ़ियों और जनता को यह सोचना चाहिए कि धर्म के बारे में जो लोग भी गलत अफवाहें फैला कर वोट दे रहे हैं उनको रोकना चाहिए। वोट के लिए क्या अपने दिमाग विवेक का क्या इस्तेमाल करना चाहिए? वोट के लिए सबसे पहले हमें ध्यान देना चाहिए कि जब से अभी हम लोग सोचते हैं कि ये नेता अच्छे हैं, ये है, वो है, ये जो पार्टी वो पार्टी पे पहले हमको ध्यान नहीं देना चाहिए। हमारा मानना है कि हमको खुद एक वो देखना चाहिए कि क्या विकास का मुद्दा पीछे हट गया है? जी हाँ, ये धर्म के नाम पे जो वोटिंग जो मांग रहे हैं लोग, इसके तहत ये विकास का मुद्दा बहुत पीछे हट गया है। लोग विकास की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, जाति और धर्म के नाम पर लोगों को आइडेंटिफाई करें, ना कि विकास के ऊपर। तो ये थे मुंबईकर जो युवा वर्ग है, वो बता रहे थे कि विकास का मुद्दा जो है वो पीछे हटते जा रहा है। वापिस लौटेंगे अपने स्टूडियो में चर्चा पर। सुभेश शर्मन हमारे साथ मौजूद है, धर्माचार्य। शर्मन साहब, यहां पर एक पार्टी नहीं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की अगर बात करें तो उनका ध्येय यही है कि वोट आ जाए, कैसे न कैसे वोट आ जाए, वोट हमको ज्यादा से ज्यादा तादाद में पड़े, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए। बता देता हूं, हमारे यहां शास्त्र में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है
ब्रह्मन स्वराष्ट्र में हो द्विज ब्रह्म तेजधारी, क्षत्रिय महारथी हो अर्दल विनाशकारी, होवे दुधारू गोवे गज अश्वधेनुचारी, आधार राष्ट्र की हो साध्वी सती सुनारी, बलवान सम्योद्धा यशवान पुत्र होवे, इच्छानुसार बरसे परजन्य तापहारी, फल फूल से लदी हो औषध अमोघ सारी, हो योग क्षेमकारी स्वाधीनता हमारी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है कि आप किसी से भी मांग सकते हैं, लेकिन उसका नैतिक बल तो उसका अपना निजी है ना। आप ये नहीं कह सकते किसी के आपको इसके लिए ही वोट करना है। आप ये कहिए ना कि राष्ट्र में जो अच्छा काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़े हुए हों, किसी भी धर्म से जुड़े हुए हों, उनको आगे ला करके देश जाति राष्ट्र में राष्ट्र के हित में काम करने के लिए चुनाव जिताइए। ये सिद्धांत होना चाहिए किसी भी धार्मिक व्यक्ति का। तो इस सिद्धांत से तो सारे लोग परे हट जाते हैं। ये कैसे आप तय कर सकते हैं किसी भी धर्म के विशेष व्यक्ति होकर के कि आपको इसको वोट देना है क्योंकि वो आपके हित साध रहा है। इस सिद्धांतों को जब तक हम राजनीति से परे नहीं रखेंगे, धर्म नीति जब तक किसी चीज में धर्म नहीं होगा वो अधर्म नीति कहलाती है, वो अशास्त्रीय है। और वो सिद्धांत यहां पर है कि हम फिर देश जाति राष्ट्र का हक कहां से देखेंगे, फिर तो हम अपने निजी हक देखेंगे। तो आज पार्टियों की सबकी स्थितियां ऐसी है, अवसरवादिता के हिसाब से लोग जाकर के उन धर्माचार्यों के पास जाकर के वोट मांगने का काम करने लग जाते हैं। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और धर्माचार्यों को भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वो भी ऐसे जाकर के खाली किसी व्यक्ति विशेष या किसी पार्टी विशेष के लिए चर्चा करें, ये नहीं होना चाहिए। सलीम साहब, आप भी इत्तेफाक रखते हैं इन बातों से? देखिए, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि धर्म निरपेक्ष होने का मतलब ये नहीं है कि हम धर्म विरोधी हैं। धर्म विरोधी नहीं, बल्कि धर्म निरपेक्षता का ये कि सब धर्मों को इस देश में फलने फूलने का और अपनी पसंद का धर्म अपनाने का। सलीम साहब, जो लोग वोट के जरिए लोगों को बांटने की, धर्म के जरिए लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं, अगर धर्म गुरु उनका साथ देते हैं तो वो भी देखिए लोग काम करते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम। देखिए, लोगों को बांटने वाले, चाहे वो धर्म के नाम पर बांटें जी या किसी और चीज के नाम पर बांटें, क्षेत्रीयता के नाम पर बांटें, भाषा के नाम पर बांटें, बांटने वाले राष्ट्र विरोधी हैं, बांटने वाले समाज विरोधी हैं। और अंग्रेजों ने भी यही किया, बांटो और राज करो। और हमारी जो पार्टियां हैं खासतौर से अब वही कर रही कि जनता को बांटे बगैर हम सत्ता में नहीं आ सकते। अब कुछ लोग धर्म की आड़ लेते हैं, कुछ लोग किसी और चीज की आड़ लेते हैं। मैं एक बात यहां स्पष्ट कर देना जरूरी समझता हूं, इस देश में बसने वाले चाहे वो कोई धर्म अपना रहे हों, चाहे वो सिख धर्म अपनाने वाले गुरुद्वारे के ग्रंथी हों, ईसाई धर्म अपनाने वाले चर्च के पोप हों, या मुस्लिम धर्म अपनाने वाले किसी मस्जिद के इमाम या मुफ्ती हों, या कोई भी हो, या हमारे साधु संत शंकराचार्य हों, ये सब देश के बराबर के नागरिक हैं और इनको उसी तरह देश हित में सोचने का अधिकार है। और इनको यह अधिकार भी है कि जो कुछ राय ये रखते हैं और जो कुछ समझ ये रखते हैं कि देश किस रास्ते पर जा रहा है, गलत रास्ते पर जा रहा है, गलत हाथों में जा रहा है, फासिस्ट ताकतों के हाथों में देश जा रहा है, या सेकुलरिज्म खतरे में पड़ रहा है, हमारी डेमोक्रेसी खतरे में पड़ रही है, तो ऐसे में हर नागरिक की यह जिम्मेदारी है, चाहे वो पगड़ी पहनता हो, टोपी पहनता हो या चर्च में वो प्रेयर कराता हो, उसकी जिम्मेदारी है कि जो देश के लिए वो ठीक समझता है वो अपनी राय को लोगों के सामने रखे। लेकिन आज पार्टियां जो है, जब उनके फायदे की चीज होती है तो वो उसकी प्रशंसा करते हैं, जब उनके नुकसान की कोई चीज आने लगती है तो वो उसका विरोध करते हैं, जब एक दूसरे धर्म के लोग किसी और बात को कहते हैं तो उसको अपना पक्ष समझते हैं। जनता सब देख रही है। देखिए, जनता ने आजादी से लेकर गांधी जी की हत्या को देखा, वो कौन सी मानसिकता थी, 35-40 हजार दंगे हुए, ये सब ऐसे नेताओं और ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज पर पाबंदी लगनी चाहिए। रिचा हमारे साथ मौजूद है, आम आदमी पार्टी नेता। रिचा, क्या ऐसे नेता, ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज पर पाबंदी लगनी चाहिए जो ये प्रूव हो जाए कि ये देश को बांटने का काम, धर्म को बांटने का काम कर रहे हैं? जो भी घृणा की राजनीति कर रहा है, जो भी बदलाव की बांट रहा है लोगों को, उसको तो डेफिनेटली बैन करना ही चाहिए, उनके अगेंस्ट एक्शन होने चाहिए। और जिन लोगों ने पहले ऐसा किया है, ऐसा कुछ होना चाहिए कि उन लोगों को फिर से इसको दोहराने का मौका ना मिले, जो कि अभी मिल रहा है। हमारे साथ अशोक देव भी मौजूद हैं। अशोक जी, आपकी राय जानना चाहेंगे। ऐसे नेताओं पर पाबंदी लगनी चाहिए, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी पर पाबंदी लगनी चाहिए? धर्म और राजनीति की बात है तो दोनों एक दूसरे के पूरक करने में अतिशयोक्ति नहीं होगी। कब?
लेकिन धर्म जो के सकारात्मक प्रभाव को राजनीति में मिश्रण करना चाहिए, न कि नकारात्मक प्रभाव को राजनीति में मिश्रण करना चाहिए। आप देखें हमारा देश जो है बटा है नकारात्मक प्रभाव, जो धार्मिक रूप से कट्टर लोग थे वो राजनीति में मिश्रण किए और हमारा देश जो है टूट गया। तो ऐसे लोगों पर तत्काल प्रभाव से भी उनके पाबंदी लगना चाहिए। लेकिन दूसरी बात हम ये भी बता दें कि राजनीति और धर्म का एक अनूठा संगम भी हमने देखा है देश में, चाहे वो महावीर स्वामी हो, गौतम बुद्ध हो, जब उन्होंने सत्य अहिंसा का जो है संदेश दिया था। महात्मा गांधी ने भी धर्म का मिश्रण किया था राजनीति में, सत्य अहिंसा लिया था। सम्राट अकबर ने भी सत्य अहिंसा का लिया था। उन्होंने हिंदू मुस्लिमों को बताया था, जो मुस्लिम हिंदू पीड़ित थे उनकी रक्षा किया था सम्राट अकबर ने। और आज वही काम अगर कोई कर रहा है देश में तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नेताजी कर रहे हैं। वो जो पीड़ित मुसलमान है उसकी रक्षा कर रहे हैं और इससे कुछ हिंदू नेता हैं उनको ज्यादा चीड़ हो रही है, परेशानी हो रही है और इसलिए वो सांप्रदायिक दंगा करा रहे हैं, धर्म का राजनीति में मिश्रण कर रहे हैं। कपूर साहब, ये निशाना आपकी तरफ था। समाजवादी पार्टी तो एक बौखलाई हुई पार्टी है, मगर यहीं बैठ करके जो हम चर्चा कर रहे हैं उसमें मैं दो बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पहले माननीय मौलाना जी ने अपने पिछली बार के जो इन्होंने बोला उस दौरान इन्होंने कहा कि आजकल मीडिया में पेड सर्वे आ रहे हैं जिनसे एक पार्टी की हवा दिखाई दे रही है। ये तो इन्होंने कहा। मेरी बहन ऋचा ने कहा आप पार्टी से हैं कि ऐसे दलों पर जो धर्म की राजनीति करे या धर्म के नाम पे या किसी भी नाम पे बंटवारे की राजनीति करे उन पर पाबंदी लगनी चाहिए। मैं भी इसका स्वागत करता हूं और मेरा इशारा किस पार्टी की तरफ है लोग समझ रहे हैं। मगर उस पार्टी का हम क्या करें जिसका सर्वोच्च नेता देश को बांटने की बात करे, जो कश्मीर में प्लेबिसाइट कराने की बात करे, उस पर जिस पार्टी के एक नेता ने एक बार एक देश का नक्शा अपलोड कर दिया जिसमें कश्मीर के कुछ हिस्से भारत में थे ही नहीं, ऐसी पार्टी का हम क्या करें? उसका भी कोई जवाब देगा? जिस पार्टी का कोई नेता अभी 4 दिन पहले तक एक नाम योगेंद्र यादव से जाना जाता था, अचानक हमारे को पता लगा उसका एक और नाम आ गया। वो आज हिंदुस्तान टाइम्स एक अखबार है उसमें मैंने इंटरव्यू पढ़ा उनका कि ये तो समाज के दबाव में हमने अपना नाम बदल दिया, वरना हमारे पिताजी ने तो हमारा नाम सलीम रखा था, हमारे बहन का नाम इशरत रखा था, वो तो समाज का दबाव आ गया, हमारी यादव बिरादरी का दबाव आ गया, वरना तो हम अपना नाम सलीम ही रखते। आप बताइए ये क्या नाम है? क्या राजनीति हो रही है? जी राजनीति का स्तर गिर रहा है। आलोक जी हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक जी, यहां पर विकास, महंगाई, भ्रष्टाचार, महिलाओं की सुरक्षा, ये मुद्दे कहीं ना कहीं पीछे छूट रहे हैं, अब ये धर्म हावी हो रहा है। देखिए, जो पार्टी आज तक अपना मैनिफेस्टो नहीं ला सकी और उस मैनिफेस्टो नहीं लाने के पीछे आंतरिक कलह कि राम मंदिर को मुद्दा बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए, पिछले 2 महीने से सॉल्व नहीं कर पाई हो, जिस अमित शाह के गुजरात की एंट्री के ऊपर कोर्ट बैन लगा देती हो कि वहां जाकर धार्मिक उन्माद भड़का सकते हैं, जिस पार्टी के साक्षी महाराज कोर्ट की अवहेलना करते हुए अयोध्या में मंदिर बनाने की कसम खाते हो कि हम चाहे जो मर्जी हो जाए, कोर्ट चाहे जो मर्जी कहे, कोर्ट के अंदर जो विचाराधीन मामला हो उसकी भी तौहीन करते हो, वसुंधरा राजे जब बदला लेने की बात करती हो, अमित शाह जब बदला लेने की बात करती हो चुनाव से पहले, पिंक रेवोल्यूशन इनके प्रधानमंत्री पद के जो उम्मीदवार है वो कहते हो, गुजरात का मांस का व्यापार अपना बढ़ाते हो और बाहर जाकर पिंक रेवोल्यूशन की बात करते हो। मैं समझता हूं ऐसे दोहरे चरित्र वाले लोगों से देश सावधान रहे। बांटने का काम शुरू होता है, क्या वाकई ऐसा है? देश की जनता क्या राय रखती है? छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर होंगे, चर्चा जारी है। किसान है भारत के मजबूत हाथ। किसानों को मिलता रहेगा फसल पर सुनिश्चित लाभ और जमीन की सही कीमत। कांग्रेस की टीम है आपके साथ, हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। एक स्पर्श मखमली सा महसूस किया अभी, हूँ मैं वही या कोई जादू तुम चलाते हो? तुम ही तो हो जो मुझे खूबसूरत बनाते हो। बस नंबर 1 गोल्ड
ब्लीच, नेचर्स एसेंस गोल्ड ब्लीच, सुनहरा एहसास खूबसूरती का। में जादू चला राजेश मसाला का स्वाद बढ़ाए, राजेश पापड़ सबको दीवाना अपना बनाए, राजेश गुलाब जामुन सबके ही मन को भाए। जेट इको बनियान IIT कानपुर द्वारा प्रमाणित। मैं पहनता हूँ जेट, अब बेचूंगा भी ओनली जेट। हाँ, बनियान बोले तो जेट इको बनियान। कोई रोग नहीं, फिर भी स्वास्थ्य खराब तो समझिए ग्रहमान भारी है। स्वर्ण स्पर्श के ओरिजिनल भाग्यरत्न ग्रहमान बदल देते हैं। इस टेलीशॉप आपके लिए लेकर आया है दुनिया का सबसे छोटा मोबाइल। ये है वर्ल्ड का सबसे स्मॉल एंड स्मार्ट वॉइस कार्वलो मोबाइल। दोस्तों, मोबाइल का फर्स्ट लुक तो मैंने आपको दिखा दिया। आई एम डैम श्योर ये फोन आपको इतना पसंद आएगा जब मैं आपको इसकी खूबियों के बारे में बताऊंगी कि आप बिना इंतजार किए हमारे स्क्रीन पर चल रहे नंबर्स पर हमें फोन करेंगे और ये मोबाइल ऑर्डर करेंगे अपने लिए और अपने चाहने वालों के लिए। वाओ, ये है दुनिया का सबसे छोटा मोबाइल, वॉइस मोबाइल। वर्ल्ड के सबसे स्मॉल एंड स्मार्ट वॉइस मोबाइल की स्पेसिफिकेशंस। दोस्तों, इसमें है डुअल सिम, FM, रेडियो, ब्लूटूथ, MP3, MP4 प्लेयर्स, डिजिटल कैमरा। वॉइस मोबाइल आपको मिल रहा है सिर्फ 999 में। वॉइस मोबाइल का प्रोडक्ट कोड है R50722। आपके लिए है स्पेशल ऑफर। यदि आप अभी किसी भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड से ऑर्डर करते हैं तो आपको मिलेगी 10% की छूट। वर्ल्ड के सबसे स्मॉल एंड स्मार्ट वॉइस मोबाइल को मंगवाने के लिए अभी डायल करें 096-509-77777। पंजाब के कस्टमर्स के लिए लोकल नंबर है 07307077777। दुबई के कस्टमर्स के लिए नंबर है +97155935697। आप हमें SMS भी कर सकते हैं ATS to 57575। वेबसाइट www.aceteleshop.com। ये फोन आप अभी इसी वक्त अपने लिए और अपने चाहने वालों के लिए ऑर्डर कीजिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हैदराबाद के लोग धर्म के नाम पर सियासत करने वाले नेताओं के बारे में क्या राय रखते हैं, देखिए। धर्म के नाम पे वोट देना तो बेकार है और वो मांगने वाले भी गलत है और देने वाले भी गलत है। मुझे नहीं लगता कि जो है धर्म के नाम पर वोट देना चाहिए, बल्कि हमारी तरक्की के लिए और हमारी और रोजगार को बढ़ावा के लिए उसे हमें वोट देनी चाहिए। नेता तो है ना अपने वोट के लिए है ना आपस में लड़ा के धर्म के नाम पे वोट हासिल करते हैं, मगर ये गलत बात है कि ये हिंदुस्तान जमहूरियत मुल्क है। यहाँ पर रहने वाला तमाम
मसावी है, हर जात पात को इज्जत करते हैं, मगर ये वोट हासिल करने के लिए कई हरबे चलते हैं। वो लोग से लीडर से होशियार होना चाहिए। लीडर एक ऐसा होना चाहिए, एक रहनुमा होना चाहिए। धर्म के नाम पे तो वोट नहीं दूंगा, लेकिन जो सही है उसको वोट दूंगा। हम लोगों को समझ सके और उनकी तकलीफ को दूर कर सके। जो जात धर्म के नाम पे जो है वोट बटोरना चाह रहे हैं, तो वो सिर्फ अपने फायदे के लिए वोट बटोरना चाह रहे हैं, क्योंकि अगले 5 साल तक उनको आगे के पूरी जिंदगी बैठ के खाने के लिए नोटा जमा करने की ख्वाहिश है। सीधे चलेंगे अखिलेश तिवारी मुंबई। हमारे साथ हमारे संवाददाता मौजूद हैं, उनके साथ आम मुंबईकर भी मौजूद हैं। अखिलेश, वो धर्मगुरु जो लोगों को धर्म के आधार पर एक विशेष पार्टी को वोट देने के लिए अपील करते हैं, वो भी उन नेताओं की मदद करते हैं? जी बिल्कुल, जानना चाहेंगे। मुंबईकर हमारे साथ मौजूद हैं। कोई धर्मगुरु अगर ये कहता है किसी विशेष पार्टी को उनको हेल्प करिए, तो ये कितना सही है? किसी भी मैंने पहले बताया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लिहाजा किसी भी धर्मगुरु के कहने पर ऐसा नहीं हो सकता है कि इस पार्टी को वोट दो। ये सरासर गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। आप क्या मानते हैं कि किसी धर्मगुरु के कहने पर किसी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए? जो धर्मगुरु ने जो सपोर्ट का बात किया है, ये मुझे सही लगता है, क्योंकि जिस पार्टी ने इस देश में दंगे गड़ाए, जिस गुजरात में हिंदू मुस्लिम के कत्लेआम कराए, तो फिर क्यों उनको सपोर्ट करे? सही बात है। और एक राय जान लेते हैं, आपको क्या लगता है? धर्म गुरुओं को राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्म और राजनीति अलग अलग चीजें हैं और उन्हें जो है अपनी मर्यादा को बनाए रखना चाहिए। आप क्या कहना चाहिए? धर्म और राजनीति दोनों अलग अलग चीज है, इसको अलग अलग बरकरार रखना चाहिए। जब धर्म राजनीति में आ जाता है तो फैसला हो जाता है, गलत हो जाता है। इसलिए धर्म को राजनीति से कहीं भी जोड़ना नहीं चाहिए। जब इस तरह का माहौल आता है तो लोग 5 साल के बाद पछता जाते हैं, लोग बोलते हैं हमारे ये शहर का विकास नहीं हुआ। चलिए वापस लौटेंगे स्टूडियो। अखिलेश, बहुत शुक्रिया आपके साथ जो मेहमान जुड़े रहे उनका भी। और प्रवीण शंकर कपूर साहब मौजूद है। कपूर साहब, कहा यह भी जा रहा है कि गुब्बारे में से हवा निकल रही है, तभी मंदिर, तभी बदला, तभी तमाम ये बयान जो है वो सामने आने लगे हैं। मेरे को लगता है आप एक बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस पूरे चुनाव कैंपेन को स्टडी कीजिए और पिछले कुछ समय में अंदाज मोदी जी की 200 से अधिक सभाएं हुई हैं पिछले 1.5-2 साल में। उनका एक एक सभा का, उनके भाषण का विश्लेषण आपने किया जरूर होगा। क्या एक बार भी आज तक, आज का दिन इंक्लूडेड, जो मोदी जी की रिपोर्टेड स्पीचेस हैं, उनमें कहीं धर्म का कोई जिक्र आया है? नहीं। सबसे पहले आप यकीन करें, आप स्वयं एक पत्रकार हैं, आप देख सकते हैं इस चुनाव में बौखला के सोनिया गांधी जी ने जो इमाम बुखारी से मदद मांगी है, उस दिन से राजनीति में धर्म पिछले 4 रोज से आया है। 4 रोज पहले तक धर्म कहीं मुद्दा नहीं था। और एक बात और कह के अपनी बात करूंगा समाप्त, कि अभी कुछ दिन पहले हमारे आरएसएस के एक मुखपत्र का एक सर्वे आया, उसमें भी यह चीज सामने आई कि इस चुनाव में धर्म कोई मुद्दा नहीं है, इस चुनाव में सिर्फ डेवलपमेंट एक मुद्दा। आलोक जी, हाथ खड़ा करना जल्दी, बहुत संक्षेप में। देखिए, हमारे भाजपा के साथी शायद भूल गए हैं कि यही बुखारी साहब थे जिन्होंने 2004 में भाजपा का समर्थन किया। कभी नहीं किया। 2004 में 2004 रिकॉर्ड चेक कीजिए। आप, मुझे लग रहा है झूठे, आप पहली बार शायद मीडिया चैनल पे आए हैं, अपने भाजपा के सीनियर लीडर से बात करके पूछिए। आप पूछ लीजिए। पिछली बार इमाम बुखारी, आप अपने सीनियर लीडर से बात करके कोई समर्थन नहीं लिया। आप सीनियर लीडर से बात करके आप दिग्विजय सिंह सादा से इमाम बुखारी के यहाँ जाने वाले हैं, उनसे आप बात कीजिए। से डाइवर्ट करना चाहिए। आप विषय से डाइवर्ट, 2004 आप झूठ बोल रहे हैं। चलिए, भारतीय जनता पार्टी ने नेताओं की बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर स्टूडियो में भी जारी है। पॉलिटिकल पारा तभी नाम है हमारे इस खास कार्यक्रम का। फिलहाल अपने सभी मेहमानों का धन्यवाद करेंगे। आलोक जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, हमारे साथ मौजूद रहे। प्रवीण शंकर कपूर साहब हमारे साथ मौजूद रहे। ऋचा मिश्रा हमारे साथ मौजूद रही। सुभेश शर्मन धर्माचार्य हमारे साथ मौजूद रहे। सलीम इंजीनियर साहब हमारे साथ मौजूद रहे। अशोक देव समाजवादी पार्टी नेता हमारे साथ मौजूद रहे। हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रभाकर और अखिलेश तिवारी भी मौजूद रहे। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है।
नानू, कौन सा सॉन्ग सुन रहे हो? एक स्पर्श मखमली सा महसूस किया अभी, हूँ मैं वही या कोई जादू तुम चलाते हो? तुम ही तो हो जो मुझे खूबसूरत बनाते हो। World's #1 gold bleach, Nature's Essence Gold Bleach, सुनहरा एहसास खूबसूरती का। बहुत अच्छी लग रही हो। एक नया रेस्टोरेंट खुला है, बहुत ऑसम फूड, और उसके क्या बदबू आपकी आवाज से ऊंचा बोलती है। ले आओ एम्बी प्योर, अब नई खुशबुओं में। कितना फ्रेश। तो कल कितने बजे मिल रहे हैं? एम्बी प्योर। मैं दिखता हूँ स्वीट इनोसेंट स्वामी टाइप का ना, लेकिन एक्चुअली वो बहुत बड़े हरामी टाइप का। शी इज माई गर्लफ्रेंड वेरोनिका। बेटा, जब भी माँ की याद आए तो मेरे पास आ जाओ। मुझे ममता की बहुत जरूरत है। Jewelers, quality and craft at the right price. देखो रूठा ना करो, बात नजरों की सुनो, हम ना भूलेंगे कभी, दिल सताया ना करो, देखो रूठा ना करो। मेरा भरोसा है केश किंग आयुर्वेदिक तेल। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। डॉक्टर ऑर्थो, इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। जेट इको बनियान, IIT कानपुर द्वारा प्रमाणित। मैं पहनता हूँ जेट, अब बेचूंगा भी ओनली जेट। हाँ, बनियान बोले तो जेट इको बनियान। की हर चाल पर होगी मेरी नजर। मैं आपको बताऊंगा उत्तर पूर्वी दिल्ली में क्या कुछ हो रहा है। ईस्ट दिल्ली के चुनावी चूल्हे पर किसकी गलेगी दाल, देखिए मेरे साथ। नई दिल्ली की चुनावी फिजा में नया क्या है मैं बताऊंगा। मैं बताऊंगा दिल्ली के उत्तर पश्चिम जिले में कितनी है तूफानी लहर। पश्चिमी दिल्ली में इस बार कैसी बह रही है चुनावी बयार, मैं बताऊंगा। जानेंगे दक्षिण दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के लोगों की राय। केश किंग द किंग ऑफ हेयर ऑयल प्रस्तुत करते हैं हेडलाइंस इन एसोसिएशन विद विगोरा 5000, जिसकी बूंद बूंद में है पार शक्ति 100% होम्योपैथी। अल्ट्रा चैंपियन जंग रोधक सीमेंट, मजबूती का चैंपियन अल्ट्रा चैंपियन। रखे गृहिणी का मान राजेश मसाले। मोनित पासपोर्ट ड्राइव्स यू क्रेजी। उगाए चिपर का वादा लैपटॉप से भी ज्यादा। माइक्रोटेक इन्वर्टर है तो सब चले बेफिक्र। कदमों में कर लो जहां। ग्रोमेट एडी विटामिन ऑयल एंड सोप, निकालो से सावधान, एडी विटामिन में ग्रोमेट देखकर ही खरीदें। अल्ट्रा लक्ष्मी लिविंग ग्रीनबर्ग फ्रॉम माइक्रोटेक इंफ्रास्ट्रक्चर। टॉप स्केचअप इंडिका इंटरनेशनल टेस्ट। टाइसॉफ्ट प्रस्तुत करते हैं एक्वासॉफ्ट टावर सिस्टम और वाटर प्यूरिफायर। और डॉक्टर अमृतलाल इश्रत मेमोरियल सनबीम स्कूल वाराणसी। मुजफ्फरनगर में अमित शाह बोले अपमान का लेंगे बदला, तो राजस्थान में वसुंधरा बोली चुनाव के बाद दिखाएंगे किसके हुए टुकड़े। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की अमित शाह की शिकायत, बयान को बताया आचार संहिता का उल्लंघन, आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग। पार्टी के घोषणा पत्र में हो या ना हो, सरकार बनी तो मंदिर अयोध्या में ही बनाएंगे, बीजेपी के उन्नाव से उम्मीदवार साक्षी महाराज का ऐलान।
मोदी बनेंगे एक बेहतर प्रधानमंत्री। गांधीनगर में नामांकन के बाद आडवाणी ने की तारीफ। मोदी ने भी आडवाणी को बताया पिता समान। धनबाद में चुनावी रैली में ममता ने कांग्रेस और बीजेपी को लिया आड़े हाथ। कहा कांग्रेस महंगाई लाई तो बीजेपी है दंगाई पार्टी। और नागपुर में मुख्यमंत्री की सेवा में लगे पुलिसकर्मियों ने बुजुर्ग महिला पर दिखाई ताकत, लात घूंसों से की पिटाई। पुलिस की हैवानियत के किस्सों में अब एक और मामला जुड़ गया है। नागपुर में बीच सड़क पर पुलिस ने किस तरह से एक बुजुर्ग महिला के साथ मारपिटाई की, आइए आपको दिखाते हैं तस्वीरें। यहां के काटोला नाका परिसर में बैठी इस बुजुर्ग महिला पर पुलिस ने पहले तो हाथ चलाए। ये आप देख सकते हैं, पेड़ के नीचे ये महिला बैठी हुई थी। पहले थप्पड़ों से पिटाई की गई और जब ये महिला वहां से हटने को तैयार नहीं हुई तो पुलिसकर्मियों ने किस तरह का बर्ताव उसके साथ किया, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, एक महिला पर हाथ चला रहा है एक पुरुष पुलिसकर्मी। कसूर उसका यह है कि वो एक सड़क किनारे पेड़ के नीचे बैठी हुई थी, वहां से हटने को तैयार नहीं थी, लेकिन इस पुलिसकर्मी ने उसकी उम्र का लिहाज नहीं किया, उसके महिला होने का लिहाज नहीं किया और कैसे उसके साथ बर्बरतापूर्ण पिटाई की, ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये नागपुर पुलिस का कारनामा है जो आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहले इस महिला को वहां से खींचकर हटाने की कोशिश की गई, हाथापाई की गई। आपको बता दें, पुलिस इस महिला को सड़क से इसलिए हटाना चाहती थी क्योंकि इस रास्ते से मुख्यमंत्री महोदय का काफिला गुजरने वाला था और ऐसे में पुलिस चाहती थी कि महिला वहां से हट जाए क्योंकि पुलिस को इस महिला से भी खतरा नजर आ रहा था। लेकिन जब ये महिला वहां से हटने को तैयार नहीं हुई तो उसके साथ कैसा बर्ताव किया नागपुर के पुलिसकर्मी ने, आप ये इन तस्वीरों में देख सकते हैं। हमारे संवाददाता हरीश तिवारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हरीश, किस वक्त की ये घटना है और क्या ये मामला सामने आने के बाद इस पुलिसकर्मी के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई हुई है या नहीं? जी, ये मामला कल देर शाम का है। जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है वो एक सभा के लिए जा रहे थे, उसी वक्त जिस रास्ते से उन्हें गुजरना था उसके लिए पुलिस का बंदोबस्त लगा था, लेकिन ठीक उसी रास्ते के किनारे में ये महिला बैठी थी। ये महिला की बताया जाता है काफी दिन से तबियत खराब थी और ये किसी तरह भीख मांग के अपना गुजारा बसर करती थी, इसीलिए अक्सर ये पेड़ी नीचे यहीं पे बैठी रहती थी। लेकिन जब ये मुख्यमंत्री यहाँ से काफिला जाना था तो ऐसे में इस चीज को छुपाने के लिए वहां पर पुलिस की तैनाती की गई और जो महिला थी वहां से उसे भगाने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि जो महिला थी उसकी तबियत भी काफी खराब थी, जिस वजह से पुलिस ने भगाने के बाद भी वो नहीं गई। तो फिर जिस तरह से यहाँ पे पुलिस ने बल का प्रयोग किया, ये साफ तस्वीरों में दिख रहा है कि किस तरह से पुलिस ने पहले उसे लात से मारा, फिर हाथ से मारा। यही नहीं, जब वो महिला गिर गई तभी भी उन्होंने हाथ से मारा। और ये भी अभी देखा जा रहा है कि जब से पुलिस ने वहां से भगाया है, ये महिला का अभी तक कोई पता नहीं कि आखिर में इसकी स्थिति क्या है, क्योंकि इस महिला की पहले ही तबियत खराब थी, फिर ऊपर से पुलिस ने इसको मार दिया। हरीश, ये जो पुलिसकर्मी इस महिला के साथ इस तरह का बर्ताव कर रहा है, इसकी शिनाख्त हो पाई है, पता चल पाया कि क्या नाम है इनका और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है या नहीं? जी, अभी तक तो कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि अब मामला बड़ा होने के बाद अब हो सकता है कि पुलिस हरकत में है, लेकिन अभी प्राथमिक तौर पर कोई भी पुलिस की तरफ से इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती नजर आ रही। और ये किसी एक व्यक्ति ने इस मोबाइल का वीडियो बनाया था, इसलिए मामला ये सामने आया था। ऐसी घटना हो जाती है और ये मामला सामने भी नहीं आया था। जी हरीश, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए शुक्रिया। अभी तक इस पुलिसकर्मी के नाम के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है, इसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है, लेकिन ताज्जुब की बात है, जैसे हमारे संवाददाता हरीश बता रहे थे कि इस महिला का अब कोई अता पता नहीं है। बीमार थी, भीख मांगकर अपना गुजारा कर रही थी और इसीलिए इस पेड़ के नीचे बैठी नजर आती थी आने जाने वाले लोगों को। मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के उनका काफिला यहां से गुजरने वाला था, इसलिए पुलिस को इस महिला को यहां से हटाना था, लेकिन किस तरह का बर्ताव उसके साथ किया गया। कहा यह जाता है कि महिलाओं के साथ महिला पुलिसकर्मी ही बर्ताव करते हैं या पेश आते हैं, लेकिन यहां पर आप देखिए इस पुरुष पुलिसकर्मी को इस बात का भी लिहाज नहीं आया कि इस महिला की उम्र इतनी ज्यादा है, बुजुर्ग है, बीमार है, उससे बात करके उसे वहां से हटाया जा सकता था। लेकिन अब इंतजार इस बात का है कि इस वीडियो के सामने आने के बाद क्या इस पुलिसकर्मी के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है या नहीं। और अब बात उत्तर प्रदेश की, जहां बीजेपी के नेता अमित शाह के बयान के बाद बवाल मच गया है।
कांग्रेस ने चुनाव आयोग से अमित शाह की शिकायत की है तो वसुंधरा राजे ने भी इशारों में शाह का समर्थन कर दिया है। इस बीच इमरान मसूद ने भी अपनी प्रतिक्रिया देकर पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने की कोशिश की है।